नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपको इतिहास की उन घटनाओं के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और दुनिया के तथा देश के लोगों के दिलों में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे भारत की आज़ादी से पहले जिन्ना द्वारा हिंदुओं की नृशंस हत्या यानी डायरेक्ट एक्शन डे और गोपाल मुखोपाध्याय द्वारा किए गए प्रतिकार की कहानी। To safeguard the interests of the Muslims of this subcontinent, then I'm left with no choice but to bid goodbye to constitutional methods. Today, we too have forged a weapon and are in a position to use it. I call upon all the Muslims of this country to take to direct action. भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम नेताओं ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था, जब मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं पर जमकर कहर बरपाया था। बंगाल ने इसका खासा असर देखने को मिला, जहां कई इलाकों में दंगे हुए। नोआखली के दंगे उनमें सबसे ज्यादा कुख्यात हैं। वहां तो कई महीनों तक दंगा चलता रहा। महात्मा गांधी को इलाके में कैंप करना पड़ा था। उस दौरान उन्हें इन्हीं दंगों को लेकर एक वयोवृद्ध व्यक्ति ने अपने अनुभव साझा किए। डायरेक्ट एक्शन डे में जिंदा बचे हुए रविंद्रनाथ दत्ता ने अपनी आंखों के सामने मुस्लिम भीड़ की क्रूरता को देखा था। उनकी उम्र अब 92 साल की है। इस हिसाब से उस समय वो युवावस्था में थे और उनकी उम्र 24 के आसपास की रही होगी। उन्होंने बताया कि कैसे राजा बाजार के बीफ की दुकानों पर हिंदू महिलाओं की नग्न लाशें हुक पर लटका करती थीं। उन्होंने बताया कि विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ने वाली कई हिंदू छात्राओं का बलात्कार किया गया, उनकी हत्याएं हुई और उनकी लाशों को हॉस्टल की खिड़कियों से लटका दिया गया। रविंद्रनाथ दत्ता ने अपनी आंखों से हिंदुओं की छत विक्षत लाशें भी देखी थी। जमीन पर खून की धार थी जो उनके पांव के नीचे से बह रही थी। इनमें से कई महिलाएं भी थीं जिनकी लाशों से उनके स्तन गायब थे। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर काले रंग के निशान थे। यह क्रूरता की चरम सीमा थी। रविंद्रनाथ दत्ता ने अपने देखे अनुभवों को दुनिया को बताने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे, नोआखली नरसंहार और 1971 नरसंहार पर दर्जन भर किताबें लिखी हैं। उनकी पत्नी का निधन होने के बाद उनके गहने बेचकर उन्होंने इसके लिए खर्च जुटाया। उनकी आंखों देखी के साथ साथ उनका गहन अध्ययन और रिसर्च भी इसमें शामिल था। उनका कहना है कि बंगाल के किसी नेता, फिल्मी हस्ती या फिर मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। इंडियाज पार्टीशन, द स्टोरी ऑफ इम्पीरियलिज्म इन रिट्रीट के लेखक D.N. पाणिग्राही ने 1946 के महान कलकत्ता हत्याओं के शुरुआती दिनों के दौरान पुलिस और सेना की निष्क्रियता के बारे में भी बात की है। ऐसा कहा जाता है कि सेना को इस डर से लगाया गया था कि यूरोपीय लोगों पर हमला किया जाए। इस अराजकता के बीच गोपाल चंद्र मुखर्जी का उदय हुआ, जो गोपाल पाठा के नाम से प्रसिद्ध थे। उस समय बंगाल कसाई हुआ करता था जो जानवरों के मांस का व्यापार करता था। शुक्रवार 16 अगस्त की सुबह बेलिया घाटा में 2 बिहारी दूध वालों की हत्या के साथ हिंदुओं की हत्या शुरू हुई और जल्द ही हिंदू स्वामित्व वाले मूवी थिएटर, होटल और दुकानों पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया और आग लगा दी। मुस्लिम लीग की रैली में सोहरावर्दी के आश्वासन से प्रेरित होकर मुन्ना चौधरी और मीना पंजाबी जैसे अपराधियों के नेतृत्व में हिंसक मुस्लिम भीड़ ने हिंदू घरों और दुकानों पर व्यापक हमले शुरू कर दिए। हिंदू पुरुषों और लड़कों की बड़े पैमाने पर हत्याओं की खबरें आने लगीं, जबकि हिंदू लड़कियों का अपहरण और बलात्कार किया गया। उन्हें यौन दासी के रूप में रखा गया। एक पुलिस अधिकारी गोलोक बिहारी मजूमदार की रिपोर्ट के अनुसार मध्य कलकत्ता में एक बूचड़ खाने में नग्न और कटी हुई हिंदू लड़कियों के शव लटके हुए देखे गए थे। चूंकि हत्याएं और बलात्कार जारी रहे, 18 अगस्त को गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय या गोपाल पाठा
ने हिंदुओं पर इस राज्य प्रायोजित मुस्लिम हिंसा के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। वह स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से थे और क्रांतिकारी अनुकूल चंद्र मुखोपाध्याय के भतीजे थे। गोपाल मुखोपाध्याय जो पेशे से एक कसाई थे, उनके साथ जुगल चंद्र घोष, बसंता एक पहलवान और विजय सिंह नाहर शामिल हुए और उन्होंने मिलकर भारत जातीय वाहिनी का गठन किया, जो एक संगठन था। यह संगठन हिंदुओं को पिस्तौल, लाठियां, भाले, चाकू, तलवारें और एसिड बम जैसे हथियारों से लैस करता था। कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों की विभिन्न व्यायाम समितियों से सैकड़ों हिंदू, जिसमें बंगाली, सिख, उड़िया, बिहारी और यूपी वासी आर्य समाजियों और हिंदू महासभा के सदस्यों के साथ प्रतिरोध में भाग लेने के लिए आगे आए। जैसे जैसे हिंदू प्रतिरोध बढ़ता गया, हताहत होने वाले मुस्लिमों की संख्या बढ़ती गई। 2 दिन के अंदर मरने वाले मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो गई और जल्द ही मुस्लिम घबरा गए और शहर छोड़ना शुरू कर दिया। 18 अगस्त से 20 अगस्त तक गोपाल पाठा और अन्य हिंदू नेताओं ने विशेष रूप से उन मुसलमानों की पहचान की और उन्हें मार डाला जिन्होंने हिंदुओं के बलात्कार और हत्याओं में भाग लिया था। मुस्लिम लीग से जुड़े उग्रवादी संगठन मुस्लिम नेशनल गार्ड के सदस्य बड़ी संख्या में मारे गए। हालांकि प्रतिरोध के दौरान किसी भी मुस्लिम महिला या बच्चे को हिंदुओं ने नहीं छुआ। 20 अगस्त तक सोहरावर्दी को एहसास हो गया कि वे कलकत्ता से हिंदुओं को विस्थापित नहीं कर सकते और कलकत्ता सहित पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। खुद को और अपनी सरकार को बचाने के लिए सोहरावर्दी ने जीजी अजमीरी और शेख मुजीबुर रहमान को गोपाल चंद मुखर्जी के साथ बातचीत करने के लिए भेजा, जिससे गोपाल चंद मुखर्जी ये हत्याएं बंद करें, और इस चीज़ की उन्होंने अपील करी। गोपाल चंद मुखर्जी इस शर्त पर सहमत हुए कि मुस्लिम लीग पहले अपने सदस्यों से हथियार डलवाए और हिंदुओं की सभी हत्याओं को रोकने का वादा करें। अंततः 21 अगस्त को बंगाल सीधे वायसराय के शासन में आ गया और शहर में सेना तैनात कर दी गई। अपनी कुर्सी बचाने के लिए सोहरावर्दी ने गोपाल मुखर्जी की सभी शर्तें मान ली थीं। हालांकि 21 अगस्त 1946 को एक बार सेना तैनात होने के बाद ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड आर्चीबाल्ड वेवेल ने सोहरावर्दी और उनकी मुस्लिम लीग सरकार को बर्खास्त कर दिया। बाद में गोपाल मुखर्जी ने भी गांधी जी को हथियार सौंपने से इनकार कर दिया। दंगों के बीत जाने के बाद जब गांधी जी ने हिंदुओं को अपने हथियार सौंपने के लिए कहा, तो गोपाल चंद मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वे गांधी जी को अपने हथियार नहीं सौंपेंगे। यदि उन्होंने कील से भी किसी हिंदू की रक्षा की है, तो वो कील भी गांधी जी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। जो कलकत्ता में हत्याओं के दौरान हिंदुओं की हत्या और बलात्कार के समय गांधी जी कभी दिखाई भी नहीं दे रहे थे। ये कहने से परे है कि यदि गोपाल चंद्र मुखर्जी ने 18 अगस्त 1946 को राज्य प्रायोजित मुस्लिम भीड़ हिंसा के खिलाफ हिंदू प्रतिरोध का नेतृत्व नहीं किया होता, तो आज कलकत्ता ही नहीं, पूरा बंगाल आज पाकिस्तान के पास होता, जो जिन्ना और पूरी मुस्लिम लीग के लिए उनके दिल में एक कांटा बनकर रह जाएगा। तो यह थी कहानी भारत की, जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे और गोपाल पाठा के प्रतिकार की। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले एक्साइटिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।